हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो फाइनली 2023 आपका नीट ख़त्म और अब हम लोग शुरू करेंगे 2024 की लड़ाई। तो बेटा, आप सबको पता है कि नीट में हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी पे जो भी नीट की तैयारी बच्चा कर रहा है उसका एक इनहेरेंट भरोसा रहता है कि नहीं, बायो तो मैं कर ही लूँगा, आई कैन डू इट। और फिजिक्स पे बिल्कुल उल्टा है, दोनों एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह हैं। फिजिक्स में बच्चा हमेशा घबरा रहा है, 95% बच्चा, ठीक है ना, कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, प्रॉब्लम कैसे होंगी, बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूला आ जाते हैं एंड एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले बेटा हम ये समझेंगे आज की क्लास में कि सबसे जो हमारा फिजिक्स का जो फोबिया है, इसको सबसे पहले हम ख़त्म करें और हम इतना इजी वे में फिजिक्स को समझने की कोशिश करें कि मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार फिजिक्स में तो मैं 170 180 कर ही लूँगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम मेरे को बायो में है, तब मजा आएगा, है ना। तो सबसे पहले बेटा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिजिक्स को हमको कैसे, किस अप्रोच में हम पढ़ें कि उसका जो डर है वो खत्म हो और प्रॉब्लम लगना स्टार्ट हो। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम्स का लगना। जैसे ही आपसे प्रॉब्लम एक 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 करके सारी लगने लगेंगी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप टेस्ट में अच्छा करोगे और एक बार आपने टेस्ट में अच्छा करना शुरू कर दिया, सब टॉपिक वाले टेस्ट में, फिर बड़े टेस्ट में, फिर मेगा टेस्ट में, तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। तो हम बात करते हैं बेटा फिजिक्स में। तो देखो, फिजिक्स में जो मेन चीज़ क्या है, एक्चुअली फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। इन कॉन्सेप्ट्स को हम कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करके, इस मैथमेटिकल एनालिसिस में हम कभी डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, कभी इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, इस तरह से अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, कुछ डेरिवेशंस पर आते हैं जिन्हें आप क्या कह सकते हो, फॉर्मूलाज, ठीक है ना। अब इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड होकर आपको क्या दी जाती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यही कहानी है, ठीक है ना। और अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें तो नीट के एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक सिंपली कॉन्सेप्ट बेस, या आप कह सकते हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, जो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 होते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम बेस होते हैं, जिसमें कोई ना कोई आपके पास एक डेटा होता है और आपको कुछ डेटा दिया रहता है और उसको यूज करके आपको कुछ चीजें जो अननोन होती है वो फाइंड आउट करनी होती है ना। तो सबसे पहले बेटा एक चीज समझो कि ये फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूले से मतलब क्या है, ठीक है ना। बेसिकली फॉर्मूला इज द आउटकम ऑफ सम अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मान लो ग्राउंड से हमने एक बॉल को फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है ना। और हमको ये पता करना है कि ये बॉल कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, ठीक। तो जब ये बेसिकली कौन सा टॉपिक हो गया, ये हमारा आ गया हेडिंग, इसकी बनती बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी बनती इस टॉपिक की हेडिंग। अगर हम इसको पढ़ रहे होते तो इसको हम पढ़ रहे होते किस हेडिंग के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी में, है ना। और इससे पहले आते आते हमने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली हुई होती 1D के लिए, कैसे, इंटीग्रेशन का यूज करके। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम उस स्टेज पर होते जहां पे मेरे पास तीन इक्वेशंस होती, ठीक है ना। कौन कौन सी तीन इक्वेशंस, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। एक y फाइनल इज इक्वल टू y इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी बोल देते हो, ठीक है ना। और एक तीसरी इक्वेशन दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये तीन इक्वेशंस आपको मालूम होती है, ठीक है। अब देखो, बेसिकली अभी क्या है, आप अभी कह रहे हो कि अभी थ्योरी की क्लास चल रही है, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि ये
ऑब्जेक्ट या ये बॉल कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। तो इसके पीछे जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये बॉल टॉप पॉइंट पर पहुंचेगी, ठीक है ना, तो टॉप पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते बॉल की स्पीड कितनी हो चुकी होगी, 0। सो द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज, व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट? The underlying concept is velocity at topmost point is 0। ठीक है ना। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी इन 3 इक्वेशंस में से चूज करेंगे। तो मैं देखता हूं, जब मैं बॉल को देखता हूं तो मुझे u पता है और मुझे नीचे की तरफ लगने वाला एक्सप्रेशन यानी कि g पता है और v पता है और h पूछ रहा है। तो मुझे लगा कि ये इक्वेशन काम करेगी यहाँ पर, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, तो मैंने इसको 0 किया, u को u लिखा, क्योंकि a नीचे की ओर है तो उसको मैंने -g लिखा, और s को मैंने कर लिया h मैक्स या y मैक्स। और मेरे पास जो h मैक्स का फॉर्मूला है वो क्या आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2g। आ गया कि नहीं? ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं हमेशा के लिए याद कर लेता हूं, या आप कहिए कि ये बेसिकली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस आंसर को, ये जो प्रॉब्लम का आंसर निकला, इसको मैंने हमेशा के लिए अगर याद रख लिया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉर्मूला। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। जो नीट का बच्चा है उसको प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉल थ्रोन with a speed of u in vertical direction is u square upon 2g। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश करो बच्चे, बेसिकली ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये 3 फॉर्मूले निकल के आ सकते हैं। है क्या इस क्वेश्चन में, इस चीज को समझो। आपको अगर u गिवन है तो आप h को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अर्थ पे है और g की वैल्यू भी हमको नोन है। ठीक है ना। लेकिन अगर यहां मैं h दे दूं, g की वैल्यू क्योंकि अर्थ पे नोन है, ठीक है ना, g की वैल्यू अर्थ पे नोन है, और मैं आपसे पूछूं कि u कितना होगा, तो ये भी तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं h दूंगा, g की वैल्यू आप अर्थ पर हो, और अब मैं पूछूं u कितना है, तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को, इस एक्सप्रेशन को बदल दो। इसको क्या लिख लो, u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh या u इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ठीक है ना। तो यानी कि इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन कौन सा बनेगा, एक क्वेश्चन आप लिख रहे हो h मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन साथ में u इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। तो ये फॉर्मूला 1 हो गया, ये फॉर्मूला 2 हो गया। और एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं, एक अननोन प्लेनेट है, वहां पे मैंने बॉल को u से फेंका, बॉल h हाइट तक गई, बताओ उस प्लेनेट का एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। ये भी तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस 2g को या g को यहां ले जाओ, तो g बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2h। ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये चीज को आप समझो, एक ही एक्सप्रेशन पे बेस होकर ये कितने क्वेश्चन बना सकता है, 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना। u स्क्वायर अपॉन 2g, h निकल जाएगा। अगर आपको h और g दे रखा है तो आप u निकाल लोगे, और अगर आपको u और h दे रखा है तो आपसे g निकल जाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम फॉर्मूले को एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखते हैं कि यही हमारा h मैक्सिमम है। ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल क्या है, अगर आप चाहो तो इसके बाद कुछ मत करो, न्यूमेरिकल में आप अपने मन से कोई भी u की वैल्यू डाल दो। आप u को 10 मीटर पर सेकेंड डाल दो, और आप अपना सवाल खुद बना लो कि भैया एक बॉल को u से
10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगी? ठीक है ना, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगी? तो एच मैक्स बराबर 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया? 5 मीटर इज द आंसर। आप यहाँ पे 10 की जगह 20 मीटर पर सेकंड कर दो, तो यहाँ 20 इंटू 20 कर दो, नीचे 2 इंटू 10 रखो। आप 30 मीटर पर सेकंड कर दो, 30 इंटू 30 कर दो। ठीक है ना। अब आपको क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर हम कितने सवाल फिजिक्स में लगाएं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? तो आप एक बात समझो बेटा, एक ही जैसा सवाल अगर लगाते रहोगे 1 घंटे तक तो क्या मिला, है ना। तो आपने क्या समझना है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो एट द सेम टाइम उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखिए और वहीं पे किस्सा खत्म करेंगे। ठीक है ना। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाता हूं। ठीक है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, देखिए, सपोज अ कार स्टार्ट्स विद स्पीड, सपोज कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आफ्टर 10 seconds या आफ्टर 5 seconds स्पीड इज, आफ्टर 5 सेकेंड स्पीड इज को हम ब्लैक बोर्ड की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। कितना, सपोज 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है। कार स्टार्ट्स विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड स्पीड इज 18 मीटर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है। तो एक देखो, एक रेगुलर अप्रोच इसमें क्या होगी, क्योंकि जो बच्चा है उसे क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और उसे पता है कि v इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, u प्लस at। ठीक है ना। तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, v 18 पुट करूंगा, u 10 पुट करूंगा, a और टाइम कितना, 5 सेकेंड्स। ठीक है ना। 18 माइनस 10 8 बराबर 5a, और एक्सप्रेशन आ गया 8/5 यानी कि 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एक्सप्रेशन कितना आ गया, 1.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। गड़बड़ 1. तो बस यही छोटा छोटा चीज देखनी होती है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी होंगे तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है ना। और क्योंकि अब ए आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस इक्वेशन में पुट करूंगा और 10 इंटू टाइम कितना, 5 प्लस हाफ ए 25, है ना। तो ये हो गया 50 प्लस, अब 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 0.8, एंड 25 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 70 मीटर्स। ठीक है ना। दिस इज द आंसर। लेकिन अब आप समझो, आंसर सही है एकदम। ठीक है ना। अब इसको हम एक दूसरी तरीके से देखते हैं। ठीक है। अब मैं फिर से इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि एक कार की इनिशियल स्पीड है, मैं सिर्फ नंबर्स चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर से 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, फिर से 18 मीटर पर सेकेंड, और फिर से मुझसे क्या पूछी, डिस्टेंस। ठीक है ना। अब मैं कहता हूं आप निकालो। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, सब लोग निकाल सकते हो ना बेटा, सेम तो क्वेश्चन है। 10 की जगह कितना हो गया, 12, t5 का 5 रहा, और v भी हमने 18 का 18 किया। आप इन वैल्यूज को चेक करोगे। ठीक है ना। लेकिन देखो, मैं तो क्वेश्चन को ऐसे देखूंगा
और मैं क्या बोलता हूं कि इसका आंसर आएगा 70, आ गया 75 मीटर। ठीक है, अब आप समझ लो, आप अभी कैलकुलेशन कर रहे हो और मैंने देख के ही बता दिया कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 75 मीटर। अब आप लोग अभी तक क्या कर रहे हो इस चीज को समझो। ज्यादातर बच्चे अभी तक क्या कर रहे होगे, वो फिर से वही चीज 18 लिखे होगे बराबर 12 प्लस 5a, यहाँ से 18 माइनस 12 कितना हो गया 6 बराबर 5a, a बराबर 6/5 यानी कि 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर आप अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होगे 12 इंटू 5 प्लस हाफ 1.2 इंटू 25, ये 60, ठीक है ना, इंटू ये फिर से कितना आ गया 0.6, 25 इंटू 0.6 कितना हो गया 1575। तो आप देखोगे यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 सेकेंड। और मुझे आप कोई भी नंबर दो, मुझे टाइम कितना लगेगा, हार्डली 3 सेकेंड्स। अगेन मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, हम रैंडम नंबर चूज कर लेते हैं। देखो मैं ज़्यादा सोचूंगा भी नहीं, आप कहोगे सर हम इस बार नंबर बड़ा कर देंगे, यू को ले लेते हैं 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वी को हम कर लेते हैं सपोज कितना 38 मीटर पर सेकेंड, रैंडम नंबर, ठीक है ना। टी को भी हम कर लेते हैं कितना 6, ठीक। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर बताइए इस दौरान, ये U से V होने के दौरान 6 सेकेंड में गाड़ी 22 मीटर पर सेकेंड से 38 मीटर पर सेकेंड हो गई 6 सेकेंड में, तो गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना। आप मुझसे पूछोगे, मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा, यहाँ पे देखूंगा ओके 180 मीटर, आप निकाल के चेक कर, ठीक है ना। तो अब आपको क्या लग रहा है, मेरे पास कोई मैजिक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को अब आप समझने की कोशिश करो। यहीं पे आपका जो फिजिक्स का डर है बेटा, फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है ना। बस आपको एक बार चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर, आपको क्या लगता है कि सर फिजिक्स का पेपर हमेशा लंबा होता है और मैं लंबा पेपर नहीं कर पाता हूं, मेरे सवाल छूट जाते हैं। फिजिक्स का पेपर लंबा नहीं होता है, आप सही टेक्निक से काम नहीं कर रहे होते हो। वरना मैंने कैसे ही देखते बता दिया कि इसका आंसर 180 मीटर होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, ठीक है ना। तो दुनिया में कोई जादू नहीं होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। एक्चुअली मुझे एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रखा और मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, मैं इस पॉइंट पे एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट को यूज कर ले रहा हूँ। फॉर्मूला वही है, देखो बेटा, जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है वही फॉर्मूला मेरे पास भी था। लेकिन अब देखो मेरा कहना क्या है, इस चीज को समझो, हमको फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटे से चीज से, कि जब भी एक पार्टिकल चलेगा उसकी एक इनिशियल स्पीड होगी, एक फाइनल वेलोसिटी होगी, एक एक्सेलरेशन हो सकता है, एक टाइम हो सकता है और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो सकती है, ठीक है। अब हमारा तरीका समझो फिजिक्स पढ़ने का, कि हम फिजिक्स को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकदम जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम एक ही जगह पे बना के किस्सा ही खत्म करेंगे। अब चैलेंज करते हैं किसी भी किताब वाले को, भाई तू बना क्वेश्चन, जो मर्जी हो क्वेश्चन बना। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर काइनेमेटिक्स से, जैसे अगर हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। आपने क्या किया, आपने 3 फॉर्मूले पढ़े, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये समझो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद उस आंसर को याद कर लो तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है बच्चे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। ये पैटर्न आपसे क्या कह रहा है, ये पैटर्न मुझसे कह रहा है कि ये 5 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 पैरामीटर से एट अ टाइम हम कोई से भी 4 पैरामीटर का यूज कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4, टी फिर कॉमन है, 1 2 3 4। तो हम 5 पैरामीटर में से कोई भी 4 चीज यूज कर रहे हैं।
तो एक बात बताओ, कोई भी चार में क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला ऐसा बना जिसमें कि v आता हो, u आता हो, a आता हो और s आता हो? ये देखो, एक्चुअली जो रेगुलर मेरे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, उसमें वी यू ए टी आ रहा है, एस यू टी ए आ रहा है, वी यू ए एस आ रहा है ना। लेकिन मेरे पास, सॉरी, वी यू गड़बड़ हो गया है ना, वी यू टी एस। तो आप देखोगे किसी भी एक्सप्रेशन में वी यू टी एस नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि एक पार्टिकल u से चल रहा होता, उसकी स्पीड v होती इतने टाइम में, और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, इसी फॉर्मूले को मैं फिर से लिख रहा हूं आपके सामने दोबारा। ये जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मैं दोबारा से लिखूंगा, एलसीएम ले ले रहा हूं 2, यहां पे जाके क्या बन जा रहा है 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। इसको मैं लिख रहा हूं 2ut को t कॉमन ले ले रहा हूं, 2u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये देखो, अब 2u को मैं क्या लिख रहा हूं, u प्लस u, और प्लस क्या था ए टी इंटू टी अपॉन 2। और इस वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, v। ठीक है, ये देख रहे हो, u प्लस ए टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, v। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से देख लो आप, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढ लिया जिसमें कि मेरे साथ क्या क्या है, मेरे साथ u v t और s इंटरलिंक्ड हो गया। तो अब मैं कोई जादू नहीं कर रहा था बेटा, सिंपली देखो मैंने क्या किया, मैं शुरू से लेकर आखिर तक क्या कर रहा हूं, u प्लस v, यानी कि 12 प्लस 18 अपॉन 2, और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं टाइम से, यानी कि u और v का एवरेज निकाल के उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो 30 अपॉन 2 15, 15 इंटू 5 कितना हो गया 75। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम चीज मैंने यहाँ पर करी। v कितना था 22 प्लस 38 कितना हो गया 22 प्लस 38 अपॉन 2 इंटू टाइम कितना 6, 60 अपॉन 2 30, 30 इंटू 6 180 मीटर। ठीक है, और इस तरह से अब अगर मैं इसको भी याद कर लेता हूं, मैं इसको याद कर लेता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं। मेरे पास अभी तक 3 फॉर्मूले थे। मेरे पास फॉर्मूला था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मेरे पास फॉर्मूला था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब मेरे पास एक और आ गया u प्लस वी 2 इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला मेरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है ना बेटा। अब आप देखोगे कि अब आपके फॉर्मूले 3 से बढ़कर कितने हो गए 4। लेकिन अब मैं फिर एक चीज कहता हूं, क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है जो s v a और t को जोड़ रहा हो? भाई कॉम्बिनेशन बनाते थे ना, हमारे पास कॉम्बिनेशन किसका था, ध्यान रखो, हमारे पास 5 चीजें हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, u a t s और v, और इसमें से हम किन्हीं भी 4 को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो आप देखो कॉम्बिनेशन 3 ही हमने किए, जबकि 4 के कॉम्बिनेशन भी और भी पॉसिबल थे। तो इनमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जो एस वी ए और टी का बन सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बेटा फिर इस इक्वेशन को उठाया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, और यहां से मैंने u को क्या लिखा, v माइनस ए टी। तो ये हो गया v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो, इसको माइनस कर दो, ए टी स्क्वायर में से हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हो गया, तो कितना बचा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, बस यही खेल है। तो अब हमने क्या किया, जब हमने पढ़ा, यही डिफरेंस है बेटा उस बच्चे का जिसका सिलेक्शन होना है और जिसका सिलेक्शन
में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। एक रेगुलर बच्चे ने क्या कर रखा है, एक रेगुलर बच्चे ने सिर्फ 3 इक्वेशन को याद करने की कोशिश करी, ये, लेकिन सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक है ना, इसको मिटा देना, रुको गड़बड़ हो गई, ये वाली 3 इक्वेशंस, ठीक है ना, ये। और हमने क्या किया, हमने इसको भी याद कर लिया, और हमने 5वीं इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, ये वाली, तो ये 2 इक्वेशन हमारी क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई, है ना। अब इन्हीं को आप कॉन्सेप्ट कह लो। अब आप कहोगे कि सर क्या चीज जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है या जो कॉन्सेप्ट का रिजल्ट आ रहा है उसको समझना जरूरी है? दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है बेटा। कई बार बच्चा पूछता है कि सर हमको क्वालिटेटिव पढ़ना चाहिए या हमको क्वांटिटेटिव, मतलब हमको बहुत सवाल लगाने चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कहानी हो गई। मैं लेट मी टेल यू अ किस्सा स्टोरी, ठीक है ना, एक स्टोरी समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आप लोगों को बुलाया, मैंने कहा आ जाओ बेटा पार्टी करेंगे तुम लोगों की, ठीक है ना, संडे के दिन आज पढ़ लिए हो, संडे को आओ पार्टी कराते हैं। अब आपने, बस मैंने आपसे एक चीज़ पूछी, बस एक चीज़ मुझे बता दो, आप लोग क्या पसंद करते हो, क्वालिटी पसंद करते हो कि क्वांटिटी पसंद करते हो? तो आपने सोचा अच्छा सर ने पूछा है तो क्वांटिटी तो पूरी दुनिया कहती है, हम तो क्वालिटी बोलते हैं, सर को सर हो जाएंगे खुश। आपने कहा सर हम तो क्वालिटी वाले लोग हैं और हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। मैंने कहा ठीक है आओ तुमको बेहतरीन खाना खिलाएंगे। तो अब आप लोग आए और एकदम हमने दम पुख्त बिरयानी बन रही है, शोरबा बन रहा है, इधर से पनीर, कढ़ाई पनीर बन रहा है और पूरे मसालों की खुशबू आ रही है, एकदम आप लोग पगलाए जा रहे हो, ठीक है ना, वाह 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 क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। अब जैसे ही खाने की बात आई तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने कहा भाई तुम लोग तो क्वालिटी वाले थे। आप सब चिल्लाए यस सर क्वालिटी वाले क्वालिटी वाले। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि तुम लोग क्वालिटी वाले लोग हो तो चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं खाना। और बिरयानी में एक एक चावल, दो दो चावल का दाना, कढ़ाई पनीर में इतू सा नाखून भर पनीर डाल के। मैंने कहा भाई तुम लोग तो क्वालिटी वाले हो ना, सुनो मजा करो भाई क्वालिटी का। आया मजा? नहीं आया ना? तो आपको समझ में आ गया, अच्छा भैया सर ने तो हमको बना दिया बढ़िया वाला, है ना। मैंने कहा अब बताओ। आपने कहा नहीं सर हमसे गलती हो गई, हम तो क्वांटिटी पसंद करनी चाहिए थी। मैंने कहा सबक ले लिए ना एकदम बढ़िया? बोले हाँ सर इसका मतलब क्वांटिटी बढ़िया थी। मैंने कहा ठीक है अब आगे से क्या बोलोगे? तो आपने कहा सर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है अब अगले हफ्ते फिर आना। फिर आप लोग आ गए अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते हमने क्या, हमने चावल लिया, सब्जी ली, दाल लिए, कढ़ाई में उबाला उबाला खिचड़ी टाइप बना के आप क्या आ गए, इतना इतना फिर गाय के नाद में डालते ना ऐसे, मैंने लो खाओ, किलो किलो भर का खाओ। अब क्वांटिटी भरपूर है, ठीक है, जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला? क्वांटिटी और क्वालिटी का बैलेंस। तो हमको सर थ्योरी पढ़नी है या हमको न्यूमेरिकल लगाने हैं? बेटा आपको थ्योरी भी पढ़नी है, चीज़ों को समझने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है ना। जैसे ये v इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आया, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा अगर आपको चीज़ पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ये इस तरह से हमारी डेवलप हुई, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं खाली आपको बोल दूं कि नहीं भाई इसका सिर्फ गोटा मार लो, इसको सिर्फ याद कर लो और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब सिर्फ आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ लो कि आपने कहा कि हाँ सर ने ये तो बोला था कि हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, और किन्हीं 4 चीज़ों को मिला के हम कुछ भी निकाल सकते हैं। और ले मार आप एग्जामिनेशन हॉल में हर चीज़ डिराइव करने लग गए। आपने कहा हम तो कुछ याद ही नहीं रखेंगे भैया, हम तो सर ने हमको सब सिखा रखा है और आप ये जो पूरा जो एस इक्वल्स टू टू प्लस हाफ लिखा रखा है ऑन द स्पॉट एग्जाम में ही निकालेंगे, तो भैया इतना तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको चीज़ों को पढ़ना भी है और पढ़ने के बाद चीज़ों को हमको क्या करना है, एज अ फॉर्मूला या कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हमको याद भी रखना पड़ेगा। तो याद रखने में बेटा कहीं से कोई बुराई नहीं है, आप जितना चीज़ों को याद रखोगे उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन चीज़ों को सिर्फ याद नहीं रखना है, सिर्फ रटना। देखो रटना और याद रखने में एक डिफरेंस होता है। रटना मतलब आपको उसका अता पता कुछ नहीं है, बस आप सुबह सुबह उठे तो ऐसे करके कर रहे, आपको कुछ नहीं समझ में आया कि क्या वी है क्या यू है, एस के क्यों 3 स्ट्रक्चर्स आए, ठीक है ना, उसे तोता रटंत कहते हैं, वो नहीं करना है। लेकिन चीज़ों को पढ़ना है और पढ़ने के, तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सिंपल लाइन में आंसर, चीज़ों को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम उनको याद करते जाएंगे जितना पॉसिबल होगा। और नो डाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो बच्चा जितने ज़्यादा एक्सप्रेशन याद रख सकता है उस बच्चे के लिए उतना बेटर होगा, वो उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को इजीली समझने के में हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, वो प्रॉब्लम को उतना जल्दी सॉल्व करेगा, ठीक है ना। अगर मुझे सिर्फ फिजिक्स को समझना होता तो शायद उतनी दिक्कत नहीं आती, तब आप चीज़ों को नहीं भी समझते
सॉरी चीज़ों को नहीं भी याद रखते, समझने से आप ऑन द स्पॉट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अगर नहीं भी याद रखूंगा कोई चीज़, मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पे निकाल के दे सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरी 1.5 घंटे की क्लास है, मैं 10 मिनट क्लास और खींच लूंगा, कल को बैलेंस कर दूंगा आपकी क्लास। लेकिन अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपकी 2-3 क्वेरीज खत्म हुई होंगी, जो आप अक्सर बच्चा पूछता रहता है कि सर थ्योरी पढ़ें कि क्या करें। दूसरा, फॉर्मूला क्या होता है, आज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट चीज़ बैठ जानी चाहिए कि फॉर्मूला कुछ नहीं है। आप एक सिचुएशन को एनालाइज करोगे फिजिक्स में, उसके जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन केसेस को अगर आप पहले ही पढ़ लोगे। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दुनिया का कोई एग्जामिनर सवाल बना दे मोशन इन 1D विद यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन वाला, इन 5 एक्सप्रेशन के अलावा दुनिया में कोई अदर एक्सप्रेशन वो यूज नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। और यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि अब आपको पता है, तो आपको पता है कि भाई मैंने पूरी प्रैक्टिस करी है, मैंने कुंफू कराटे पूरा सीख लिया, आएगा एक चपाट मारूंगा खत्म कर दूंगा उसको। तो दुश्मन का डर जो था वो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वो सामने वाला क्या क्या मूव दे सकता है। आपको पता है सामने वाला बॉलर ऑफ स्पिन मार सकता है, गुगली मार सकता है, आपने हर बॉल की प्रैक्टिस आपको पता है। उसके बाद 3 ही तरह की बॉल है यार, या तो लेग स्पिन डालेगा, ऑफ स्पिन डालेगा, गुगली डालेगा, और आपको तीनों पता है, तो आपको कभी डर ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं सामने वाला क्या करने वाला है, तब आपको डर लगता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको चीजें क्लियर हुई हो, ठीक है ना। एक ही एक्सप्रेशन को आप मल्टीपल फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, और ये हर जगह होगा बेटा। ये मोशन इन 1D में होगा, ये मोशन इन 2D में होगा, ये वर्क एनर्जी में होगा, ये ग्रेविटेशन में होगा, ये इलेक्ट्रोस्टेट में होगा, ये हर चैप्टर में आपके साथ होने वाला है। जिस दिन आपके समझ में बात आ गई कि एक ही सिचुएशन को, फिजिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, फिजिक्स में बेसिकली हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं, और अगर आपने एक सिचुएशन को पढ़ते वक्त ही, ये टीचर की ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पढ़ते वक्त ही आपको चीज बता दूं कि बेटा इससे 1 2 3 4 5 इतने तरह के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, तो आपका काम वहीं पे आधा खत्म हो गया। और मैं आपको गारंटी करता हूं इसके बाद अपना क्वेश्चन खुद बनाइए, यू डोंट रिक्वायर एनी बुक। आप खुद अपनी वैल्यूज पुट करो, आप अपना क्वेश्चन खुद से बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने एक्सप्रेशन उतने ही तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, अगर आप 5 एक्सप्रेशन नहीं भी याद रखते हो, जैसे हमने वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं था कि पांचों याद रखने जरूरी थे, ठीक है ना। आपने देखा था ये क्वेश्चन हमने बिना याद किए भी, अगर सिर्फ यहां से देखोगे तो निकाल तो हमने 3 एक्सप्रेशन के बेसिस पे भी लिया था। तो हम 5 क्यों याद रखें, इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर 3 सेकंड में आ रहा है, यहाँ पे आंसर 30 सेकंड में आ रहा है। 3 सेकंड और 30 सेकंड के बीच में 27 सेकंड का डिफरेंस है, ये आपको समझना। और ये आप सबको मालूम है कि जो बच्चा लिमिटेड टाइम है, गिवन टाइम में इजीली क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चंस करेगा, उसका सिलेक्शन का चांस हमेशा ज्यादा रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब मैं एक और चीज आपको समझाता हूं। देखो हर आप कोई भी चैप्टर बोलो, न्यूटन्स लॉ में भी यही होगा, ठीक है ना, या काइनेमेटिक्स में हम केसेस पे ऐड ऑन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेज होगा, ठीक है ना, आपसे पूछेगा कि भाई ये ब्लॉक है, ये एल लेंथ है, ये नीचे आने में कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। अब ये चैप्टर हो गया क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कह लो, या आप इसको काइनेमेटिक्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना, एक ही बात है। अब इसी वेज पर, ठीक है ना, और ये ब्लॉक, ये वेज कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड हो जाए। फिक्स का मतलब वेज पीछे को मूव नहीं कर सकता। फिर बाद में इसी क्वेश्चन में ये स्मूथ की जगह, अब ये स्मूथ था, ये रफ हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कि ये स्लोप कितना है, या तो नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा, उतरेगा तो आप टाइम निकालोगे, तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। फिर बाद में हो सकता है इसी वेज को कोई धक्का देता हुआ ला रहा हो, ठीक है ना, और अब आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे फिर एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम एक ही है, बस उस पर केसेस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, फिर यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, और प्रॉब्लम एक ही रहेगी। तो आपके साथ दिक्कत क्या होती है, सर ऐसी वाली प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, वैसी वाली प्रॉब्लम नहीं करेंगे, नहीं कर पाते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि एक साथ, जैसे आपको अगर हम, आप एक ही जगह पे तीनों प्रॉब्लम को जब आपका चैप्टर खत्म हो कंपेयर करो, अरे ये चैप्टर वहां भी थी, इसमें ये ऐड हो गया, अच्छा यही जब सेंटर ऑफ मास पे जाओगे तो अभी तक सारे ब्लॉक फिक्स थे, आप इस ब्लॉक को रिलीज कर दो,
वेज को, तो ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये भी पीछे जाएगा। अब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, है ना, और फिर पता लगाओगे कि ये वेज अगर इतना आगे बढ़ेगा, सॉरी ये ब्लॉक अगर इतना आगे बढ़ेगा तो ये वेज कितना पीछे जाएगा। ठीक है, तो एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अगर आप उसको ढंग से वहीं पे समझ लो कि कितनी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती हैं, तो हमको क्या करना होता है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो वहीं पर हम केसेस बना लेंगे कि बेटा यहाँ से कितने केसेस पॉसिबल है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, या टाइप जिसको आप बोलते हो कि इस टाइप की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व, देखो थ्योरी पढ़ने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है ना, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो देयर आर टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक होती है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, हम बोलते हैं फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम मतलब जो आप अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है ना, और उस अंडरलाइन कॉन्सेप्ट का यूज करने का मतलब आप ये समझ रहे हो कि आपको किस एक्सप्रेशन या किस फॉर्मूले को यूज करना है, और इसके बाद आपके पास आएगा फॉर्मूला। जब आ जाएगा तो सेकंड होता है कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, एज अ टीचर मेरे लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं चाहूं तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर रखकर भी फाइनल आंसर निकाल के आपको दे दूंगा, बट आपको कैलकुलेशन में भी फास्ट होना पड़ेगा अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, अब मैं एक डिफरेंस बताता हूँ बेटा, क्या दिक्कत आने वाली है। देखो, कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 19 इंटू 7 ही करना पड़ा। अब यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम समझो, दो बच्चे होंगे, एक बच्चा जिसे 19 इंटू 7 सीधे पता है कि कितना होता है 133, और एक बच्चा क्या कर रहा है, अपनी पुश्तैनी अप्रोच 7 9 जा 63, 3 और 6 7 जा 7, 7 प्लस 3 13। फिर प्रॉब्लम समझो, कितना 2 सेकंड भी नहीं लगा, और ये करने में कम से कम 15 सेकंड लग रहा है, या 10 सेकंड लग रहा है, चलो 10 सेकंड। ठीक है ना, कितना डिफरेंस पैदा हो गया, अ डिफरेंस ऑफ 8 सेकंड। ठीक है, और अगर इस तरह के कैलकुलेशन 15 सवालों में भी हो गया तो 15 इंटू 8 120 सेकेंड्स, और 120 सेकेंड्स में हम 2 क्वेश्चन फिजिक्स के कर सकते हैं, है ना। यानी कि अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, अगर आपको फटाफट निकल रहा है कि 25 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर कितना है, 17 का स्क्वायर कितना है, 8 का क्यूब कितना है, 19 का टेबल आ रहा है, 18 का, तो छोटी छोटी चीजें भी आपके सिलेक्शन पे अफेक्ट डालने वाली हैं। ध्यान रखना बेटा, जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, जो टॉपर है, कोई बड़ी चीज तो करनी नहीं है। ठीक है ना, एनटीए ने तो क्या कर दिया आपके लिए, सब कुछ आसान कर दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम लिमिटेड है, यही पढ़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बाहर तो जाना ही नहीं है, लेकिन जो है उसको आपको इस तरह से तैयार करना है कि गिवन टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सको। तो कहीं ना कहीं पर आपको जो कैलकुलेशन है, अगर आपकी वो फास्ट नहीं होगी तो भी आप अटकोगे। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही छोटी सी चीज होती है जिस पे आप कभी ध्यान नहीं देते हो, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, वो जो बार बार आप प्रॉब्लम फेस करते हो ना कि सर हमारा पेपर तो फिजिक्स का 1 घंटे में हुआ ही नहीं, मेरे पास तो सर फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। टाइम क्यों नहीं बचा, क्योंकि आधा टाइम तो आप मल्टीप्लाई करते जूझते रह गए, है ना। तो छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, किसी का भी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर हम कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करें। ठीक है ना, कैसे हम मल्टीप्लाई करना है, तो कई बार क्या होता है कि आपको लेंथ इनटू विड्थ करके एरिया ही निकालना होता है। तो सपोज करो कि हमारे पास आ गया, सपोज 32 इंटू 28 ही आ गया,
है ना। तो 32 × 28, फिर आप वो 2 वाले करते हो, मैं कहता हूँ इसका दूसरे भी तरीके जैसे मैं करूँगा तो सीधे लिख दूंगा, ठीक है ना। 16, 24, 4, 28, 8, 2, 6, 8, तो मुझे पता है कि आंसर कितना आना है, 886। तो मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा सर 28 × 22, ठीक है ना, तो मुझे पता है 616, करके देख लो। 28 × 22 तुम अपने हिसाब से निकाल के देख लो। 8 2 16, 1 2 2 4 5, यहाँ पे क्रॉस करोगे, 2 8 16, 1 2 2 4 5 6 6 5 11, कितना आया 616, ठीक है ना, आपके सामने है। तो एक बच्चा ऐसे से 616 निकाल रहा है और एक बच्चा ऐसे 616 निकाल रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं ये भी आपको अफेक्ट करेंगे, है कि नहीं। तो छोटी छोटी चीजें जब कई बार जुड़ेंगी, एक छोटा सा ईंट है, जुड़ता गया बुर्ज खलीफा बन जाएगा, होगा कि नहीं। तो उसी तरीके से छोटा छोटा कैलकुलेशन में फास्ट होना, छोटे छोटे जो एक्सप्रेशन है उनकी नॉलेज रखना, और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई अरे वाह, हमसे तो फिजिक्स से सवाल लगे। सारा गेम किसका है बेटा, सवाल लगने का। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मेरी किताब में से, मेरे डीपीपीज में से मेरे फिजिक्स में प्रॉब्लम लग रहे हैं, जब मेरा टेस्ट हो रहा है जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स मुझसे हो रही हैं, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कोई इशू ही नहीं रहेगा, चीजें बहुत आसानी से होने लगेंगी, है कि नहीं। तो हर जगह पर ऐसा होगा, सिर्फ कोई काइनेमेटिक्स या न्यूटन्स लॉ में नहीं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, वहां पे आप देख लेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सेंटर ऑफ मास से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से हम कितने तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो का क्या यूज रहता है, मैं एक आपको टिपिकल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, कि रेशियो में सपोज एक सिंपल, हालांकि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा, एक ब्रिज से एक बॉल को ड्रॉप करेगा, ठीक है ना, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज, ठीक है, और आपसे बोलेगा ड्यूरिंग इट्स लास्ट 1 सेकेंड, ठीक है ना, इट ट्रेवल्स, सपोज हम कुछ भी ले लेते हैं, 5/9 ऑफ टोटल हाइट, ठीक है ना, फाइंड द हाइट, ठीक। तो यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे, क्वेश्चन समझ गए, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, और लास्ट 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर ये टोटल h है तो इसने कितनी ट्रेवल करी डिस्टेंस, 5/9 ऑफ h, ठीक है ना, और हमसे पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो हाइट सीधा कर दूंगा भैया, हाफ 5 × 9 करके देख लो, 22.5 मीटर, प्रोवाइडेड जी की वैल्यू मैंने कितनी ली है, सॉरी हो गया हाफ 10 × सॉरी हाफ 10 है ना, मैंने पहले ही काट लिया उसको, सॉरी, जी की वैल्यू 10, तो कितना हो गया 45 मीटर, कितना हो गया 45 मीटर, ठीक है। लेकिन मुझे कितना टाइम लगा, मुझे 2 सेकंड लगेगा, हाफ 10 × 9 मैंने दिमाग में भी करूंगा तो 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। बट इसका प्रॉपर जो तरीका है बेटा, इसका प्रॉपर तरीका देखो क्या है, आपने क्या किया, सपोज टोटल टाइम इज टी, ठीक है, टोटल टाइम इज टी, ये कितना है 1 सेकेंड, तो ये कितना होगा t - 1 सेकेंड, ये कितना है, दिस इज 5h/9, तो आपने लिखा टोटल हाइट h, जो हमारा फॉर्मूला है वो कितना होगा, ut प्लस हाफ h स्क्वायर, और u कितना है 0 है। तो अगर आप a से लेके b तक फॉर्मूला लगाते हो तो आपका क्या बन जाता है, h बराबर 0 यानी कि हाफ GT स्क्वायर, और आप सिर्फ a से लेके c तक फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना, तो इसको ये 5h में से h माइनस कर दो, तो h - 5h/9 कितना रह गया 4h/9, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 4h/9, तो 4h/9 कितना आ जाएगा,
हाफ जी टी माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, एच से एच कट गया, हाफ जी से हाफ जी कट गया, तो आपका डिवाइड कर दिया तो ऊपर कितना आ गया 9/4। ठीक है ना, ये ऊपर चला गया बराबर टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 का दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो 3/2 बराबर टी अपॉन टी माइनस 1। 3t माइनस 3 बराबर 2t और t बराबर 3 सेकेंड। ठीक है ना, और 3 सेकेंड को आप h में पुट कर दो यहाँ पे तो कितना आ गया हाफ 10 इंटू 3 स्क्वायर 9 यानी कि 45 मीटर। बट मैंने कहीं ना कहीं पर तुरंत ही बता दिया था कि आंसर कितना होने वाला है हाफ 10 इंटू 9। तो अगेन वही चीज, क्या मेरे पास कोई मैजिक था? मैजिक नहीं था, मुझे पता था कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, और आप चेक कर लो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाएगा, आपको नीट में भी मिल जाएगा, पहले जब AIPMT होता था तो आपको ढेरों बार मिल जाएगा, है ना। तो कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं कि आई एम अ काइंड ऑफ मैजिशियन या ये कोई मेरी डेवलप की हुई मेरी इन्वेंट की हुई ट्रिक्स हैं या मेरे बहुत लोगों को आती हैं, बहुत लोगों को नहीं भी आती। ठीक है ना, अगर 100 टीचर्स हैं तो नो डाउट कम से कम 30-40 टीचर, आई एम नॉट अ वेरी गुड या वेरी एक्सक्लूसिव टीचर। ठीक है ना, बट मेरे को उतना आता है जिससे नीट का हर सवाल लग जाएगा। ठीक है ना, और अगर एक सवाल नहीं भी लगेगा तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे नीट में। ठीक है ना, क्योंकि एक सवाल की गलती सबके पास रहती है। तो कहने का मतलब ये बेटा कि आपका सबसे पहले फिजिक्स में जो डर है वो खत्म होना चाहिए, है ना। तो खत्म कैसे होगा, हम समराइज करते हैं आज की डिस्कशन को। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना, आपको समझना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिचुएशंस को एनालाइज करना सीखो। एनालाइज करने के बाद खुद से आप समझो कि इससे प्रोबेबल केसेस क्या क्या बन सकते हैं, और जब इससे प्रोबेबल केसेस आप देखोगे तो उसी टाइम उन सिचुएशंस को जब आप हैंडल कर लोगे, चाहे वो वेव्स में बीट्स बन रही हो आप प्रोबेबल केसेस देख लो, चाहे वो सुपरपोजिशन के केसेस हो, इंटरफेरेंस हो, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल केसेस, और एक फॉर्मूले के डिफरेंट सिनेरियो में किस तरह से एप्लीकेशंस बन सकते हैं। तीसरा, इज देयर एनी अदर वे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे टीचर का रोल आएगा, मेरा रोल सिर्फ यहीं पर है। जब आप मुझसे एक सवाल हर क्वेश्चन में पूछो सर कोई और तरीका है, तो हम देखेंगे, और कोई और तरीका कहीं से नहीं आएगा, जादू से नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं जैसा आपने देखा ना डिस्टेंस निकालने वाला कोई जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे कर रहा हूं, आपको लग रहा था कोई ट्रिक है, ट्रिक नहीं थी, उसी फॉर्मूले को बस हमने करा के कॉन्सेप्ट बनाया, अच्छा U+V का आधा एवरेज स्पीड निकाल कर उसको T से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म बात। तो यहां पर भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, है ना। अब क्या कॉन्सेप्ट होगा वो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी में आएंगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे बेटा ढेर हो। तो अब आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे 150+ स्कोर कर रहे हैं वो कैसे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना कहीं पे उनको ये आइडिया लग रहा है कि इस क्वेश्चन को तेजी से करना, तो आपके पास वो क्वेश्चन जिसे सब बच्चे करेंगे उससे आपकी रैंक डिसाइड नहीं होगी बेटा। आपकी रैंक वहां डिसाइड होती है जिसे और बच्चे या तो न करें या गलत करें, ताकि वो -1 पाए और आप 5 पाओ, +4 पाओ, डिफरेंस 5 का हो जाएगा, या वो करें लेकिन आप करो 30 सेकंड में, वो करें 80 सेकंड में, ताकि ओवरऑल आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे ज्यादा अटेम्प्ट कर सको। इसके अलावा और कोई फिजिक्स में ऐसा नहीं हाई फाई। नीट का पेपर तो बेटा, नीट क्या जेई मेंस का पेपर इस तरह से आने लगा है कि बहुत फंडामेंटल, कभी बेटा 2002, 2003, 1999 का, पहले तो तुम लोग तो बहुत लकी हो, सिर्फ एक CBSE एक सिर्फ तुम्हारा नीट हो रहा है। अभी जब पहले CBSE PMT अलग होता था, BHU का एग्जाम अलग होता था, AFMC अलग होता था, एम्स अलग होता था, एक टाइम वो हुआ करता था जहां पे अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ती थी, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता था, है ना। नो डाउट तब मेरिट भी लो होती थी, बात वही है घूम फिर के। अब क्या है, कंसाइज टॉपिक्स हैं लेकिन मेरिट भी उस हिसाब से हाई जा रही है। तो मेरिट सॉल्व करने के लिए या मेरिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, नो डाउट मेरिट बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम्स को अटैक करना पड़ेगा, प्रॉब्लम पे अटैक करना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि आई एम मोर स्ट्रॉन्गर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन द प्रॉब्लम। मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, मैंने सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रखा है, आई कैन डू द प्रॉब्लम। तो आपका खुद ही जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आप देखोगे बायो से अच्छा आपको फिजिक्स लगने लगेगा, क्योंकि बायो में तो बहुत सारी चीजें याद करने के लिए हैं। यहाँ आप समझ जाओगे कि अच्छा यार एक बार हमने अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब तो हम प्रॉब्लम लगा ले जाएंगे। तो फिजिक्स में हमेशा रिविजन आपका फास्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आपको पता ही है बेटा जो हमारा बैच है, ठीक है ना, टाइटस निश्चय बैच, जिसमें बायो आपको डॉक्टर आनंद मणि पढ़ाएंगे,
और डॉक्टर आनंदमणि से आप ऑलरेडी सब लोग बहुत अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं। इस बार भी ऑलमोस्ट 100 में से 99 क्वेश्चंस डायरेक्ट उनके पढ़ाई में से आए। आपने देखा भी होगा, एक एक पीडीएफ को उन्होंने पूरा वीडियो के साथ मार्क किया कि कहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम किस वीडियो सेगमेंट में उनके पास आया हुआ था, है ना। तो बायो में वही चीज़ है कि बायो में तो बेटा आपको देखो, मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में डॉक्टर आनंदमणि से बेटर आपके पास कोई भी बायो का टीचर अवेलेबल होगा, है कि नहीं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं दाएं बाएं आपको बेटा ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है ना। टू द पॉइंट आपको रहना है, जितना आपको बताया जा रहा है बस उस पर आप फोकस रहिए, ठीक है। फिजिक्स पूरा हम कवर करेंगे, दिसंबर तक आते आते हमारा पूरा सिलेबस हो चुका होगा फिजिक्स का। उसके बाद अगर एनटीए का कोई नया सिलेबस आता है जो कहता है कि नहीं ये टॉपिक सिर्फ 12th वालों के लिए हटे हैं, नीट में आएंगे, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा प्रैक्टिस के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए भी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम, हालांकि जो नई आपकी एनसीईआरटी उसमें से हटी है, बट फिर भी हम उसको थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि लास्ट मोमेंट पे हो सकता है एनटीए बोल दे कि ये तो सिर्फ 12th के लिए हटा है, लेकिन नीट में ये चीज़ आएगी, है ना। तो मिलते हैं बेटा फिर फटाफट। आप लोग रुक जाइए अभी से अपना और फिजिक्स का डर खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि आप 10-15 क्लास होते होते आपको खुद ही फील हो जाएगा कि फिजिक्स उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपको लगता था, ठीक है ना। बस आपको साथ में चलना है डेली। मुझे एक दिन में कितना घंटा इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, कि हाँ हम डेली क्लास करेंगे, डेली जो हमको होमवर्क दिया जाएगा, जो हमको असाइनमेंट दिया जाएगा उसको हम पूरा करेंगे। इतना अगर आप करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग फिजिक्स में बेटा बहुत अच्छा करोगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।